हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इतिहास के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हमने संविधान कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा और आई बटन क्लिक करने से भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो लेक्चर है वो इनिशियल होगा, मतलब स्टार्टिंग से जब मानव का जन्म हुआ, मानव के जन्म से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक हम इस लेक्चर को देखेंगे। ये भारत का इतिहास है। ठीक है, इतिहास को हमको दो तरह से पढ़ना होता है, एक विश्व का इतिहास और एक भारत का इतिहास। क्योंकि हमारे सिलेबस में विश्व का इतिहास नहीं है, ठीक है, भारत का इतिहास है, इसलिए हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत का इतिहास है, उसमें ये लेक्चर प्रागैतिहासिक काल के ऊपर होने वाला है, पाषाण काल के ऊपर होने वाला है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही वीडियो आपको पूरा पाषाण काल याद कराने के लिए काफ़ी है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखिए भारत के इतिहास का हम वर्गीकरण देखते हैं। पहले दो तरीके से देखेंगे, एक प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और एक है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो पहले इसके आधार पर देखते हैं। तो भारत का जो इतिहास है हम उसे तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं और आपको सिलेबस में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास का समय क्या होगा? जब भी मानव का जन्म हुआ, मानव का आगमन हुआ इस धरती पर, तब से लेकर लगभग 8वीं शताब्दी तक का, या 701 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच तक का जो काल है वो प्राचीन इतिहास में आएगा। और इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम आपका पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और ये जो सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जो धर्म उस समय आए थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत वंश, ये सारी चीज़ों को हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास लगभग 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था भारत पे, है ना, तब से लेकर लगभग औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 707 ईस्वी में, तब तक हम पढ़ेंगे। इसमें आपका सल्तनत काल भी आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, है ना, और ये जो मुगल काल है, ये सारी चीज़ें आपके मध्यकालीन इतिहास में आएंगी। और आधुनिक इतिहास मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मतलब उत्तर मुगल काल जो होगा, उत्तर मुगल काल से लेकर लगभग 1947 तक जो भी गांधी युग है या गांधी युग से पहले का जो युग है ना, वो सारी चीज़ें आधुनिक भारत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक जो मतलब इसका वर्गीकरण है वो हमने इस तरह से देखा, और आज जो लेक्चर होने वाला है मैं आपको इस वर्गीकरण के आधार पर पढ़ाने वाली हूँ। ये क्या है? भारत का जो इतिहास है उसके तीन भागों में यहाँ भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल और है ऐतिहासिक काल। ये किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो जो पुरातात्विक चीज़ें हमें मिली हैं, जो लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उसके आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं पर लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम कह सकते, हो सकता है इस समय मनुष्य को लिखना नहीं आता था होगा, या जैसे भी, है ना, तो इस समय के हमें अभी तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए हम इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, पाषाण हो गए, इनके जो उपकरण थे वो मिले हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस समय आपको पुरातात्विक चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही, साथ में लिखित साक्ष्य भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा है, यहाँ लिखित साक्ष्य है, और पुरातात्विक चीज़ें तो तीनों में मिलेंगी आपको। ठीक है, लेकिन लिखित साक्ष्य क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं मिल रहा है, आद्य ऐतिहासिक काल में मिल रहा है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? जो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखें। इनकी जो लिपि है उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐतिहासिक काल में क्या होता है? ऐतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक चीज़ें भी मिली है, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक चीज़ें भी मिली हैं, लिखित साक्ष्य भी मिला है और हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। ठीक है ना,
और इसमें हम वैदिक सभ्यता से लेकर पूरे भारत की स्वतंत्रता तक पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर ऐसा ही होने वाला है। चलिए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल मतलब मानव इतिहास का, जब भी मानव का इतिहास स्टार्ट हुआ, यानी जब भी हमने मानव के बारे में, पहले मानव के बारे में पढ़ा, तब से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व तक का काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व तक का काल। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले, और ईस्वी मतलब ईसा के जन्म के बाद। ठीक है, ईसा पूर्व में हम माइनस में चलते जाएंगे, 3000 के बाद 4000 नहीं आएगा, 2000, 1000 ऐसे आएगा, है ना। और ईस्वी में हम प्लस में जाते हैं, 100, 200, 300, 400। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है। हम आदि समय से पढ़ रहे हैं, तो जब भी मानव का जन्म हुआ है, मनुष्य की घटनाओं की जो भी हमें जानकारी हुई है, तब से लेकर 3000 ईस्वी तक का, 3000 ईसा पूर्व तक का काल, 3000 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसका हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, जैसा कि मैंने सामने बताया। और इससे जो भी जानकारी मिली है वो कैसे मिली है? पाषाण के जो उपकरण हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, इनसे हमें इस काल की जानकारी मिली है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को, जैसे हमने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, वैसे ही हम प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का काल क्या होगा? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल का 7,000 ईसा पूर्व के बाद का जो काल बच जाता है 3000 तक का। ठीक है, वो है ना। अब ऐसा मैंने इसको क्यों बताया है? देखिए, मध्य पाषाण काल मैंने बोला 4000 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे, और नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व के बाद से पढ़ेंगे। तो जो मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है, इन दोनों के जो बीच का समय है ना, वो एकदम संक्रमणकालीन था। मतलब इस समय जो मनुष्य निवास करते थे वो अलग अलग जगह समूहों में निवास करते थे। तो किसी जगह का विकास जल्दी हो चुका था और किसी का एकदम मंद गति से हो रहा था, है ना। तो जहाँ मंद गति से हो रहा था वहाँ मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, और जहाँ तीव्र गति से हो चुका था या उन्होंने आगे एज में प्रवेश कर लिया था, वहाँ से हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। जैसे मैंने बोला प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, वैसे ही पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल को क्या कर सकते हैं? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसका भी कालक्रम आप देख लीजिएगा। 5 लाख से 50,000 निम्न का है, 50 लाख से 40,000 जो है आपका, सॉरी ये 50 लाख लिख गए हैं, जबकि ये 50,000 है ना। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का मध्य पूरा पाषाण काल, और 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हम अभी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल। तो ये जो औजार आपको दिख रहे हैं ना, जो भी पत्थर से बने सामग्री है, औजार है, उपकरण है, ये सब पूरा पाषाण काल के हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल के ही है ये सारे औजार। ठीक है, तो देखते हैं पहले निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल क्या डिफरेंस है, और उत्तर पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो देखिए निम्न पूरा पाषाण काल का क्या है कालक्रम। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के जो काल है उसको हम क्या कह रहे हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल कह रहे हैं। इस समय जो मनुष्य था वो अस्थिर जीवन जीता था। अस्थिर जीवन मतलब एक जगह पे नहीं रहता था, घूमकर प्रकृति का था, घूम घूम कर जीवन यापन करता था। क्यों करता था? क्योंकि ये इनका जो जीवन था वो आखेट यानी शिकार पर निर्भर था। आखेट का मतलब होता है शिकार। ठीक है, शिकार करता था, खाद्य पदार्थों का संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। ठीक है, उस समय वो जो भी फल फूल कांदे उनको मिलते थे, क्योंकि वो कृषि करना नहीं जानते थे, है ना, इसलिए शिकार करते थे, और जो भी भोजन सामग्री उनको मिलती थी उसको इकट्ठा करके रखते थे। जिस जगह पे वो निवास करते थे, कैसे निवास करते थे? एक तो समूहों में निवास करते थे और गुफा में रहते थे। ठीक है भाई, धूप प्यास पानी बरसात सबसे बचने की तो ज़रूरत सबको होती थी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, है ना। तो उस समय उनको घर बनाना तो नहीं आता था, इसलिए वो क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे, है ना, और समूहों में रहते थे, ताकि उनके ऊपर अगर कोई हमला करे तो वो एक दूसरे के साथ रह के अपनी रक्षा कर सके, है ना।
तो मनुष्य का जीवन अस्थिर क्यों था, मैं यही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वो गुफा में रहते थे, है ना, समूहों में रहते थे, और क्या कैसे अपना भोजन करते थे, शिकार करके, खाद्य पदार्थों का संग्रह करके, है ना। तो जैसे ही एक जगह पर जब भोजन समाप्त हो जाता था या शिकार के लिए पशु नहीं मिलते थे, तो उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे, अन्यत्र जगह जाके रहने लगते थे, और सेम जैसे वहाँ पे भी समाप्त होता था तो फिर अन्यत्र चले जाते थे। तो निम्न पुरापाषाण काल में जो मानव का जीवन था वो अस्थिर था, ठीक है। और इस समय जो वो उपकरण यूज करते थे वो हैंड एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, है ना। तो हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग और पेबुल, ये सब किससे बना होता था, पत्थर से। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, है ना। पत्थर का युग है, हम पत्थर के बारे में पढ़े, पत्थर से उन लोग क्या बनाते थे, कैसे करते थे। इन लोग पाषाण युग क्यों बोल रहे, क्योंकि इस समय जितनी भी चीज़ें मिली है लगभग जो उपकरण मिले हैं वो पत्थर के हैं, है ना। तो यहाँ हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग और पेबुल मिला है, ये 3 चीज़ें निम्न पुरापाषाण काल से मिली है। अब देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। इसका काल क्या है, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। और इस समय लगभग आग की खोज हो चुकी थी, आग का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। आग की खोज कैसे हुई, तो आपने पढ़ा होगा कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। 2 पत्थरों को रगड़ने से क्या निकली थी, चिंगारी निकली, वहीं पे सूखे पत्ते क्या लगे, जलने लगे, है ना। जो भी आपने कहानी पढ़ी होगी, जो भी आपने देखा होगा, तो इस तरह से आग की खोज हुई। तो आग की खोज मध्य पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, है ना। और जो इस समय हथियार थे वो क्या थे, हथियार या उपकरण जो थे वो क्या थे, फलक था, वेदनी था, छेदनी, खुरचनी, है ना, ये सब थे। और इनका जो क्षेत्र है मध्य पुरापाषाण काल में, जो हमें जो क्षेत्र देखने को मिलता है वो पूरे भारत में देखने को मिलेगा। अपवाद क्या क्या है, गंगा घाटी, असम, सिक्किम और केरल। जो गंगा घाटी क्षेत्र है, असम है, सिक्किम है, केरल है, इन सबको छोड़कर पूरे भारत में आपको इसके उपकरण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ नहीं मिल रहा है वो याद रखना है, गंगा घाटी में, असम में, सिक्किम में और केरल में। ये चारों जगह को छोड़ के पूरे भारत में आपको मध्य पुरापाषाण काल के औजार देखने को मिलेंगे, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल या फिर उत्तर पुरापाषाण काल किसे कहते हैं, जो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इसको हिम युग, उस समय क्या था, जो मानव जो जीवन निवास कर रहा था ना पुरापाषाण काल में, वो क्या हो रहा था, हिम युग था। हिम युग मतलब चारों तरफ बर्फ से ढका रहता था, बर्फ की चादर ढकी रहती थी, है ना। इस काल में जो सर्वप्रथम आधुनिक मानव जो हम अभी पढ़ते ना साइंस वगैरह में, होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस का जो उदय था वो इसी काल में हुआ, उत्तर पुरापाषाण काल में ही हुआ। इस समय हिम युग की अंतिम अवस्था थी। और आप देखेंगे जो भी बर्फीले जगह होते हैं वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, है ना। तो जो हम मनुष्य देख रहे हैं अपने ऊपर, देख रहे हैं कि इतने सारे बाल हैं, नहीं है ना। तो उस समय हिम युग था, हिम युग के समय जो मानव मिलते थे उनके भी शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल वगैरह होते थे होंगे, है ना। तो जब ये हिम युग का अंतिम अवस्था था, ठीक है, अंतिम अवस्था मतलब इसी समय ही होमोसेपियंस, जिसके बारे में हम मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, उनका उदय हुआ। ये क्या करते थे, रॉक शेल्टर में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, है ना। और इनपे अब चित्रकारी भी करने लगे, क्या करने लगे, चित्रकारी करने लगे। भीमबेटका की जो गुफा मध्य प्रदेश में है वहाँ आपको चित्रकारी के साक्ष्य मिलेंगे। देखिए ये भीमबेटका की गुफा है जो दिख रही है आपको चित्र में ये, और यहाँ जो ये चित्रकारी की गई है वो पूरा पाषाण काल में ही मध्य जो पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है, उनके द्वारा जो मनुष्य उनके द्वारा की गई है। और आपको एक चीज़ और आपको याद रखनी है यहाँ से कि जो भीमबेटका में चित्रित शलाश्रय हैं वो आपको पूरा पाषाण काल के भी देखने को मिलेंगे, मध्य पाषाण काल के भी हैं और नवपाषाण काल के, तीनों काल के आपको भीमबेटका में देखने को मिलेंगे। अगर कोई एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है या पूछा जाता है तो आप भीमबेटका तो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको तीनों काल के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस समय उपकरण क्या होता था, तो तक्षणी, चाकू, स्क्रेपर, बेधक और बेधनिया, ठीक है। और जो इस काल के उपकरण है वो बेलन घाटी, कहाँ से मिला, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार के पठारी भाग से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी भी आपको तीनों काल में देखने को मिलेगी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। तो भीमबेटका और बेलन घाटी MP UP दोनों याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ है जो मैंने नोट करके लिखी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आपको इसको याद रखना ही है। जो बेलन घाटी है यूपी में है, वहाँ स्थित लोहदा से हड्डियों से निर्मित नारी की मूर्ति मिली है, ठीक है।
हड्डी से निर्मित नारी की मूर्ति मिली है। तो ऐसा पूछा जाए कि हड्डी से निर्मित नारी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो आपको याद कर रखना है बेलन घाटी यूपी में मिली है, लोहदा से मिली है। ठीक है, और क्या याद रखना है कि बेलन घाटी कहाँ है, तो यूपी में है। ऐसा भी पूछ सकते हैं ना, बेलन घाटी कहाँ है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये जो मैप है इसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी करके आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पूरा पाषाण काल से रिलेटेड आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो कनिंघम है उसको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको याद भी रखना है कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, ए कनिंघम को। ठीक है, अब महाराष्ट्र के जो बोरी नामक जगह है ना, महाराष्ट्र में क्या है, बोरी नामक जगह है, वहाँ पे खुदाई करने से जो अवशेष मिले उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति हुई है लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। कितने लाख वर्ष पुरानी है, 14 लाख वर्ष पुरानी है। कहाँ से, महाराष्ट्र के बोरी नामक जगह से। ठीक है, अब ये हथनौरा, आपको हथनौरा भी याद रखना है। भारत में जो प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, जीवाश्म मिला है, वो हथनौरा से मिला है। और ये जो मनुष्य थे पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे लगभग निग्रिटो जाति के थे। ठीक है, मैंने बताया ना बेलन घाटी से मातृदेवी की आकृति प्राप्त हुई है जो हड्डी से निर्मित है, नारी की मूर्ति। ठीक है, और लेखिया शैलाश्रय जो कैमूर की पहाड़ी में स्थित है, यहाँ से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के जो औजार है वो तो आपको चित्र में दिख ही रहे होंगे, है ना। अब इस समय क्या हुआ था, देखो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का काल है उसको हम मध्य पाषाण काल कहेंगे। भाई बीच है इसलिए तो मध्य बोल रहे हैं ना। तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल मध्य पाषाण काल है। इस काल में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया उत्तर पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, हिम युग की अंतिम अवस्था थी, है ना। हिम युग की क्या थी, अंतिम अवस्था थी। तो वैसे ही मध्य पाषाण काल में अब जलवायु गर्म होने लगी। क्या होने लगी, जलवायु गर्म होने लगी। और अब देखिए, आप बर्फ़ को फ्रिज से निकाल कर बाहर रखिए, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाता है, क्योंकि ये उसका जो हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो बर्फ़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा है ना, गर्म है ना। तो वैसे ही जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम क्या होने लगे, पिघलने लगे, यानी हिम युग समाप्त होने लगा। ठीक है, जैसे ही बर्फ पिघलने लगे तो बर्फ की जगह क्या आ गई, हरी घास, वृक्ष ऐसे उगने लगे, है ना। बर्फ की जगह हरी घास उगने लगी, वृक्ष उगने लगे। ठीक है, अब मानव क्या करने लगा, अब जब घास हो गए, वृक्ष उगने लगे, बर्फ हट गई, तो मनुष्य ने पशुपालन करना स्टार्ट किया। पशुपालन करना स्टार्ट किया तो आपने कहीं भी जनरल जीके में पढ़ा होगा कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो पालतू पशु था मनुष्य ने किसे बनाया, कुत्ते को बनाया, है ना। तो सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। क्यों बनाया, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि इस समय जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे। तो कुत्ता जो है उनको शिकार करने में मदद करता था, शिकार करने में क्या करता था, मदद करता था, इसलिए कुत्ते को उन्होंने पालतू पशु बनाया। अब इसका हमें साक्ष्य कैसे मिलेगा, पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलेगा। ठीक है, आदमगढ़ आदि मानव ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, कहाँ से, एमपी से, है ना। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो लगभग 5000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कितना ईसा पूर्व के हैं, तो 5000 ईसा पूर्व के हैं। सर्वप्रथम इसी काल में मानव के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी काल में क्या प्राप्त हुए हैं, मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं, इस समय जो मध्य पाषाण काल है उस समय के जो प्रमुख उपकरण थे वो क्या थे, वेधनी, त्रिकोण, इकधार, फलक, समलंब, अधिचंद्र। ठीक है, साथ ही तक्षणी और खुरचनी खंडक का भी प्रयोग होता था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से क्या याद रखना है, मध्य पाषाण काल से आपको ये याद रखना है कि इस समय सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग होने लगा था, जो लगभग 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के होते थे। सूक्ष्म पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथ कहते थे। तो आपको माइक्रोलिथ वर्ड भी याद रखना है। माइक्रोलिथ वर्ड क्या है, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को कहा जाता था जो 1 से 8 सेंटीमीटर के होते थे, कहीं कहीं 2 सेंटीमीटर छोटे होते थे। देखिए मैंने डायग्राम में दिखाया भी है, 2 सेंटीमीटर के जो उपकरण है वो, है ना, जो माइक्रोलिथ है ये सब का। आप अगर नॉर्मल स्केल देखते तो 15 सेंटीमीटर का होता है, जस्ट उसका आधा, है ना, कितना छोटा होता था।
तो इस टाइप के उपकरण यहाँ देखने को मिले हैं। तो अगर आपसे पूछे माइक्रोलिथ या सूक्ष्म उपकरण किस काल में देखने को मिला है, तो मध्य पाषाण काल, जो बीच का काल है ना, मध्य पाषाण काल, वहाँ देखने को मिला है। ठीक है, अब इस काल से और क्या क्या याद रखना है, इस काल के प्राप्त गुफा चित्र और भित्ति चित्र से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का पता चलता है। इन चित्रों में विविध पशुओं को दर्शाया गया है, ठीक है, जिससे मनुष्य और पशुओं के बीच संबंधों की विशिष्ट जानकारी मिलती है। इसमें मनुष्यों के नृत्य को, शिकार को, खेल को, इन क्षणों को दिखाया गया है कि उस समय मनुष्य क्या करते थे, कैसे नृत्य करते थे, शिकार करते थे, खेल खेलते थे, है ना। इस काल के लोगों ने गहरे लाल और हरे, उजले तथा पीले रंगों का प्रयोग करना सीख लिया था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, इन्होंने गहरे लाल, हरे, उजले, पीले रंग का प्रयोग करना सीख लिया था, क्योंकि ये आसपास के ही रंगों से, भाई अलग से रंग तो नहीं बनाते थे ना, जो प्रकृति से उनको मिलते थे, जैसे पत्तियों से मिल गए, फूल से मिल गए, है ना। तो इस टाइप से जो रंग थे, गहरे लाल रंग, पीले रंग, हरे रंग, इनका उपयोग करना सीख लिया था। जो बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में और नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में है ना, के मध्य भाग से पूरा पाषाण काल के तीनों अवस्था, चाहे वो मध्य पाषाणकालीन अवस्था हो, नव पाषाणकालीन अवस्था हो, ठीक है, और पूरा पाषाणकालीन अवस्था हो, तीनों अवस्था के बेलन घाटी से, मैंने कहा ना, एक भीमबेटका से और एक बेलन घाटी से साक्ष्य मिले हैं। तो आपको तीनों काल के लिए बेलन घाटी और भीमबेटका को याद रखना है। आगे देखते हैं नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल क्या है, सर्वप्रथम वर्ष 1860 में, ठीक है, लैनमे शूरियर द्वारा टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के प्रस्तर या उपकरण खोजे गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1860 में खोजे गए थे। लैनमे शूरियर के द्वारा खोजे गए थे। कहाँ खोजे गए थे, टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस समय क्या हुआ था, मानव स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगा था। पहले तो अस्थायी रूप से जीवन जीता था, एक जगह भोजन समाप्त तो दूसरे जगह चले जाता था। अब नवपाषाण काल में क्या करने लगा, स्थायी बस्ती बनाकर रहने लगा। क्यों, क्योंकि वह कृषि कार्य करने लगा था। भाई जब खाने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी तभी ना स्थायी रूप से रहेगा, तो कृषि कार्य करने लगा था, इसलिए स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगा। और इस समय जो अन्न उगाए जाते थे वो होते थे गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, मसूर, ठीक है, और इन सब फसलों की खेती होती थी। मृद भांड का निर्माण होता था, है ना। कब्रगाहों के ऊपर में बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे जिसे महापाषाण कहते हैं, मेगालिथ्स। ठीक है, तो नवपाषाण काल के बाद हम महापाषाण काल भी देखेंगे तो उसमें यही रहता है ना। तो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे कब्रगाहों के ऊपर, जो कब्र खोदी जाती थी उसके ऊपर बड़े से पत्थर से ढक दिया जाता था, जिसे मेगालिथ कहते थे। क्या कहते थे, मेगालिथ। ठीक है, चलिए ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, जो इमेज दिख रहा है, वो नवपाषाण काल के आवास है, उसके उपकरण हैं, कैसे उन लोग रहते थे। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है, वहाँ से क्या मिला है। तो जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर यानी गर्त घर उसका नाम दिया गया है, गर्त घर में निवास करते थे। तो ये साक्ष्य नवपाषाण काल में कहाँ से मिला है आपको, बुर्ज होम कश्मीर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और बुर्ज होम कश्मीर से एक चीज़ और याद रखनी है कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बुर्ज होम से। तो बुर्ज होम से दो चीज़ें याद रखनी है, बुर्ज होम कश्मीर में है, गर्त घर मिला है, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है, और वहाँ के हथनौरा नाम के जगह से मानव खोपड़ी मिली है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हथ मतलब हाथ यानी शरीर का अंग है, वैसे ही मानव खोपड़ी क्या है, शरीर का अंग है ना। तो मानव खोपड़ी कहाँ से मिली, हथनौरा से, हथ यानी हाथ। ठीक है, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। हथनौरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, आदमगढ़ और बागौर से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम मृद भांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी से, बेलन घाटी यूपी में है, और वहाँ के चौपानी से सबसे प्राचीनतम क्या मिला है, मृद भांड। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको एक टेबल में भी जमा दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और आप इसका PDF फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको और अच्छे से नोट्स को याद करने में आसानी होगी। एक बार लेक्चर सुनिए, फिर नोट्स पढ़िए, फिर अगर समझ नहीं आता तो फिर से लेक्चर सुनिए, लेकिन एक बार में आपको समझ में आ ही जाएगा। और आप इस नोट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो वहाँ से भी आप इस स्टडी को कर सकते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करके अपना नॉलेज और अच्छे से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। बुर्ज होम से क्या मिला है, मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, गर्त घर मिला है, और मानव के साथ किसको दफनाया गया है, कुत्ते को दफनाने का भी मिला है, और यहाँ से हथियार भी मिला है, अस्थि उपकरण भी मिला है। ठीक है, क्वेटा घाटी पाकिस्तान में है, किली गुल मोहम्मद, ठीक है, यहाँ से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वैसे ही मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यहाँ से भी कृषि और मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब तमिलनाडु पयामपल्ली करके जगह है तमिलनाडु में, वहाँ से मानव निवास के स्थल और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मास्की ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है, यहाँ से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हलूर कोडिकल जो कर्नाटक में है, यहाँ से आखेट में जो यूज होने वाले हैं ना हथियार और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। आखेट मतलब कि शिकार में जो प्रयुक्त होने वाले हथियार हैं उनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हलूर कर्नाटक से। ठीक है, संगनकल्लू कर्नाटक से पशुपालन कृषि मृदभांड और पाषाण के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पशुपालन कृषि के लगभग सब जगह हो रहे हैं, क्या अलग है वो आप याद रखेंगे। पिकली हल उटनूर और आंध्र प्रदेश से शंख के ढेर और मानव निवास के स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चिरांद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है चिरांद कहाँ है, बिहार में है, और चिरांद से हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है, चिरांद कहाँ है, बिहार में है, और यहाँ से हड्डियों से निर्मित उपकरण हिरण के सींग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। कृषि और मानव निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्दी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, असम और मेघालय में सरकंडे और मिट्टी के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, असम और मेघालय में क्या प्राप्त हुए हैं, सरकंडे के और मिट्टी के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखना है आपको, ये मैप है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैप वाइज भी आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कहाँ कहाँ है। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन युग, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल क्या है, 3500 से 4000 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहलाती है। नवपाषाण काल का जब अंत होने लगा था, तो नवपाषाण काल के अंत होते होते तक मनुष्य क्या है, धातु का उपयोग करना थोड़ा सा शुरू कर चुका था, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि एग्जाम में कि सबसे पहले मानव द्वारा काम में ली गई धातु कौन सी थी, तो कौन सी थी, तांबा थी। ठीक है, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। ताम्र मतलब क्या होता है, तांबा, और पाषाण मतलब पत्थर। इसको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति इसलिए बोलते हैं क्योंकि तांबा तो खोज लिया गया था, लेकिन उस समय जो अधिकांश उपकरण बनते थे वो पत्थर से ही बनते थे। ठीक है, तांबा तो खोज लिया गया था, लेकिन अधिकांश उपकरण किससे बनते थे, तांबे से ही बनते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के थे। कैसे रहते थे ये लोग, ग्रामीण समुदाय के थे, पहाड़ी जमीन नदी क्षेत्र में रहते थे, ताकि उनको खाने पीने की चीज़ें की कोई कमी ना हो, है ना। भारत में इस काल के क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में मिले हैं। इन लोग कृषि क्या करते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता था। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जो है गेहूं और दाल के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, नौदा टोली से। गेहूं, धान और दाल जो ये सभी अनाज है वो नौदा टोली जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूं, धान और दाल जो भी ताम्रपाषाण काल के जो अनाज है वो कहाँ से मिले हैं, तो नौदा टोली महाराष्ट्र से मिले हैं। ठीक है, और ये इनाम गांव भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ से कारीगर के साक्ष्य मिले हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारीगर के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, जुलाहा, कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और मिट्टी के खिलौने यानी टेराकोटा बनाने वाले जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, इनाम गांव महाराष्ट्र से। ठीक है, मातृदेवी की पूजा करते थे, ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग थे वो मातृदेवी की पूजा करते थे। और वृषभ जो कि धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक होता था। आप वृषभ का इमेज गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत में ताम्रपाषाण युगीन जो बस्तियां थी वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में थी, आहड़, गिलूंद, है ना, और पश्चिम महाराष्ट्र में थी जोरवे, नेवासा, सोनागांव, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायत, एरन। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से इन लोग चाकों पर बने काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। चाकों पर बने काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृत भांड का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में हुआ था। ठीक है,
उन्होंने रंग तो खोजा था, लेकिन जो मृत भांड पर चित्रकारी करते थे, चित्रित करते थे ना, वो कौन करते थे? ये ताम्रपाषाण जो काल के लोग हैं वो करते थे। और कैसे कलर यूज करते थे? काले और लाल। ठीक है। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। और इसमें 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के पत्थर मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। 424 तांबे के उपकरण है और 102 चांदी के पत्थर है। कहाँ से मिली है? गुंगेरिया, एमपी से मिली है। और ये सबसे बड़ी ताम्र निधि है। ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को 3 प्रकार की संस्कृति से हम डिवाइड कर सकते हैं। हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पाई संस्कृति। ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए है, याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। और ये जो मैं इमेज देख रहे हैं वो ताम्रपाषाण कालीन उपकरण है। ठीक है। अब क्या फैक्ट और याद रखना है? जो आहार के लोग थे वो पत्थर से निर्मित गृहों में रहते थे। ठीक है, पत्थर से घर बनाकर रहते थे। दैमाबाद में कांसे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई है। और ताम्रपाषाण के लोग जो है वस्त्र निर्माण के जानकार भी थे। ठीक है। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति विलुप्त हो गई और जो कायस्थ संस्कृति है वो 500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। ठीक है। ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों के लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? अत्यल्प वर्षा था। ठीक है। और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में काया संस्कृति सबसे पुरानी है। यह चंबल नदी क्षेत्र में थी। ताम्रपाषाण स्थलों से हल और फावड़ा मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपको पाषाण काल से याद रखनी है। और ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल लगभग समाप्त हो गया। आपको प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति मालवा, जोरवे, अहाड़, कायस्थ, सालवत, प्रभास और रंगपुर की संस्कृति याद रखनी है। ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये देखिए, एक मैंने पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया, जो उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे ना, उसमें आपको निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से जो फैक्ट याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, उसका एक टेबल फॉर्म है जो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बता दिए, इसलिए मैं और यहाँ अलग से डील नहीं करूँगी। आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगला लेक्चर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पर होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, मैं वहाँ कुछ ना कुछ क्यूज़, MCQs देते रहती हूँ। चैनल पर बने रहिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारे संविधान का क्विक रिवीजन सीरीज़ है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे संविधान के लगभग 18 लेसन ख़त्म हो चुके हैं। अगर कुछ बचा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। वीडियो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।